बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है बेटा आप लोग खैरियत से होंगे। बेटा लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 3.6 कंप्लीट की थी। आज जो हमारा काम स्टार्ट होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 3.7। इस एक्सरसाइज 3.7 के जो हमने क्वेश्चन करने हैं वो है बेटा सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। ये 3 क्वेश्चन मेरा बेटा हमने सिर्फ और सिर्फ करने हैं। और यहाँ पर हमने जो बात करेंगे ये जो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल की बात कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ पर हम इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। और जो सोल्यूशन है इनके ये सारे वैसे ही हैं जैसे हम पहले कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सबसे पहला इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करना है, दैट इज़ the surface area S of a sphere varies directly as the square of radius r and S is equal to 16 pi when r is equal to 2। फिर कहता है find r when S is equal to 36 pi। अब इसमें बेटा अगर हम सोल्यूशन की बात करें सबसे पहले हमें ये बता रहा है कि सरफेस एरिया of a sphere varies directly as the square of radius। square of the radius क्या बन गया r square। और इसी को हम लिख सकते हैं s is equal to k r square। अब रिलेशन बेटा हमारे पास बन चुका। फिर हमें कहा जाता है कि s is equal to 16 pi, r is equal to 2। तो इसी रिलेशन में बेटा हम s और r की वैल्यूज पुट कर देते हैं के आर स्क्वायर। s की वैल्यू क्या है बेटा 16 पाई, k की वैल्यू बेटा हमने मालूम करनी है r इज़ इक्वल टू 2 स्क्वायर और 16 पाई जो राइट हैंड साइड पर 2 स्क्वायर 4 है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा इज़ इक्वल टू k एंड वी कैन राइट k इज़ इक्वल टू 4 पाई। ठीक हो गया। अब हम यही रिलेशन बेटा हम दोबारा यूज़ करते हैं s इज़ इक्वल टू के आर स्क्वायर। इसमें कहता है फाइंड r की वैल्यू मालूम करनी है जबकि s की वैल्यू क्या है s इज़ इक्वल टू 36 पाई। अब s की वैल्यू बेटा बन गई 36 पाई, k की वैल्यू बेटा अभी हमने क्या मालूम की है 4 पाई और नेक्स्ट क्या है बेटा r स्क्वायर। और 36 पाई डिवाइडेड बाई 4 पाई इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। पाई पाई से कैंसिल हो गया, 4 9 ज़ा 36। वी कैन राइट इट एज आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 एंड आर इज इक्वल टू 3। ठीक है, दोनों तरफ हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आर की वैल्यू क्या बनेगी 3। बेसिकली बेटा जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें यहाँ पर प्लस माइनस का साइन लगाना चाहिए, लेकिन ये चूंकि रेडियस है, रेडियस कभी भी रेडियस लेंथ को रिप्रेजेंट करता है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसको हम लिखेंगे आर इज इक्वल टू 3। बल्कि यहाँ पर आप एक चीज़ का इजाफा करें, ये जो स्क्वायर रूट वाला काम है ना ये आपने शो करना है बेटा r इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास आगे बेटा रेडियस की वैल्यू। तो इसका मैंने आपको बताया बेटा कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कि किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया ना हमेशा रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये जो रिलेशन है ना ये एक्चुअल भी रूटीन में भी बेटा यही रिलेशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है बेटा इन हुक्स लॉ द फोर्स अप्लाइड टू स्ट्रेच a spring varies directly as the amount of elongation s। f is equal to 32 pound, s is equal to 1/6। find s when f is equal to 50 pound, f when s is equal to 0.8 inches। ये बेटा क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। ठीक है, रिलेशन बनाना है, क्वेश्चन खुद सॉल्व करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 के बाद लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडीज वेरीज जॉइंटली। इसका बेटा मैं आपको ना थोड़ा सा रिलेशन की इसकी मैं हेल्प कर देता हूँ, और इसका रिलेशन भी ऐसा है जो आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडीज वेरीज जॉइंटली एज द mass m of the body and the square of the velocity। means kinetic energy varies directly as वेरीज जॉइंटली। जॉइंटली का मतलब होता है कि दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैस एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी। स्क्वायर ऑफ इट्स वेलोसिटी क्या बन गया बेटा वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम वी स्क्वायर। अब इस काइनेटिक एनर्जी के लिए देखें यहाँ पर मैस के लिए अल्फ़ाबेट यूज़ किया गया था कि एम है, वेलोसिटी के लिए यूज़ किया गया वी है।
तो काइनेटिक एनर्जी को सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहने दें या आप सिर्फ और सिर्फ ई भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से बेटा जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो इक्वालिटी के एम वी स्क्वायर, ठीक है। और ये बेटा जो है ना, आप जब जनरल फार्मूला पढ़ते हैं ना फिजिक्स वगैरह में, तो ये बनता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि जो के है ना इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, हाफ के इक्वल होती है, ठीक है। तो उसके साथ इसको कंपेयर ना कीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट आगे फिर वही है, इफ द काइनेटिक एनर्जी इज दिस व्हेन द मास इज दिस एंड द वेलोसिटी इज दिस डिटरमाइन द काइनेटिक एनर्जी ऑटोमोबाइल ट्रैवलिंग 44 फीट पर सेकंड। ये बेटा आप लोगों ने इसका सोल्यूशन ऐसे ही पहले एक की वैल्यू के की वैल्यू मालूम करनी, जब के की वैल्यू आ जाएगी फिर दोबारा रिलेशन यूज़ करना है, और जो वैल्यू मेरा बेटा आपने मालूम करनी है वो आप मालूम करेंगे, ठीक है। ये मेरा बेटा इस एक्सरसाइज 3.7 के 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9 जो आपने करने थे। अब दरमियान में जो क्वेश्चन है अगर इनकी बात करें बेटा इसी तरीके से रिलेशन बनेंगे और सोल्यूशन भी उनका सेम ही है, लेकिन आप लोगों ने ये 3 क्वेश्चन ही करने हैं। और इन 3 क्वेश्चंस के साथ बेटा हमारा ये जो एक्सरसाइज 3.7 है ये मेरा बेटा होगी हमारी कंप्लीट। और अब जो हम बात करेंगे, अब इस 3.7 के बाद बेटा हम बात करेंगे डेफिनेशंस की और इनके एमसीक्यूज़ की। जिन बच्चों के पास बेटा डेफिनेशन के नोट्स नहीं है वो बेटा एकेडमी से आप लोग लाजमी कलेक्ट कर लीजिएगा। सबसे पहली जो बेटा डेफिनेशन है वो है यहाँ पर रेशो, द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड। और ये डेफिनेशन भी बेटा बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। द रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड इज कॉल्ड रेशो। आपको याद होगा जब हमने एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि रेशो हमेशा एक जैसी वैल्यूज़ के दरमियान, सेम यूनिट के दरमियान मालूम करते हैं। और अगर सेम यूनिट होंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप रेशो मालूम कर रहे हैं 16 मीटर और 12 मीटर की, तो इसको हम लिख सकते हैं ना बेटा 16 मीटर डिवाइडेड बाय 12 मीटर, तो मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा 4/3, और 4/3 का क्या मतलब है बेटा 4:3। तो जब हम सेम यूनिट में रेशो लेते हैं ना तो वो कैंसिल हो जाते हैं यूनिट उसके, और जो रिजल्टिंग रेशो होती है हमारे पास उसका कोई यूनिट नहीं होता। तो पहली बात है बेटा कि सेम काइंड के दरमियान लेते हैं, और फिर हम कहते हैं अ रेशो हैज़ नो यूनिट, के रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। If A and B are two quantities of same kind, then the ratio of A and B is written as A/B, और इसको फ्रैक्शन की शक्ल में लिख सकते हैं बेटा इन रेशो A/B। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द फर्स्ट टर्म A is called antecedent, ये मैंने क्वेश्चन में भी कई बार आपको बताया था, एंड द सेकेंड टर्म B is called consequent। किसी भी रेशो में A/B हो या 2/3 है, कोई भी रेशो है, जो पहले वैल्यू है दैट इज़ कॉल्ड एंटेसिडेंट, और जो बाद में वैल्यू आ रही है दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। और उर्दू में हम इसको सिंपल कहते हैं पहली रकम, और इसको हम नाम देते हैं बेटा दूसरी रकम का। उर्दू के लिए हम सिंपल वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रोपोर्शन। अ प्रोपोर्शन इज ए स्टेटमेंट विच इज़ एक्सप्रेस्ड एज अ इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशोज़। दो रेशोज़ की इक्वालिटी को जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शन। इफ़ two ratios A/B and C/D are equal, then we can write A/B is equal to C/D, where quantities AD are called extreme while quantities BC are called mean। जो एंड पर आ रही हैं बेटा उन्हें हम नाम देते हैं एक्सट्रीम का, और जो दरमियान में आ रही हैं बेटा दैट आर कॉल्ड मीन। सिम्बॉलिकली द प्रोपोर्शन ऑफ A, B, C and D is written as A/B proportion C/D। ठीक है बेटा, ये सारी वही चीज़ें हैं बेटा जो हम एक्सरसाइज में मुख्तलिफ जगहों पर क्वेश्चंस में करते आए हैं। नेक्स्ट है बेटा टाइप्स ऑफ वेरिएशन। ये भी डेफिनेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेरिएशन, नंबर 1 डायरेक्ट वेरिएशन, नंबर 2 इनवर्स वेरिएशन। अब डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन किसी भी ऐसे वेरिएशन को कहते हैं जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट रिलेशन। या जिस डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट वेरिएशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तीनों वर्ड बेटा यूज़ किए जाते हैं, तीनों नोटेशंस बेसिकली यूज़ की जाती हैं। A relation between two quantities such that increase in one quantity causes increase in the other quantity। एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, और
डिक्रीज इन वन क्वांटिटी कॉजेज डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी, कि एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने से दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज हो, देन दिस वेरिएशन इज कॉल्ड डायरेक्ट वेरिएशन। फॉर एग्जांपल वर्क एंड डेज, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम एक्सेट्रा। अब यहाँ पर जो एग्जांपल दी जा रही है ना बेटा, वर्क एंड डेज, ये ऐसी एग्जांपल है बेटा कि अगर कोई थोड़ा काम है तो थोड़े दिनों में होगा, अगर ज़्यादा काम है तो वो ज़्यादा दिनों में होगा। फिर दोबारा सुने, थोड़ा काम थोड़े दिनों में होगा, ज़्यादा काम ज़्यादा दिनों में होगा। तो हम इसे क्या कह सकते हैं बेटा, वर्क एंड डेज। नेक्स्ट क्या है बेटा, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। किसी भी चीज़ के, किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर के बढ़ने से उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ये केमिस्ट्री में पढ़ा है बेटा आपने, बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करें तो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, या फिर वॉल्यूम इंक्रीज़ करें तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। इसी तरीके से बेटा हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर एक्स एंड वाई आर टू क्वांटिटीज़, देन द डायरेक्ट वेरिएशन बिटवीन देम इज़ गिवन बाय एक्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई और एक्स इज़ इक्वल टू के वाई। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं बेटा डायरेक्ट वेरिएशन का। इन्वर्स वेरिएशन बेटा, जैसे डायरेक्ट वेरिएशन की बात की है, इन्वर्स वेरिएशन बिल्कुल इसके उलट है। डायरेक्ट वेरिएशन में हमने बात की है कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़े, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी भी कम हो, तो इसे हम किसका नाम देते हैं बेटा, डायरेक्ट वेरिएशन का। लेकिन अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी कम हो, या एक क्वांटिटी के कम होने से दूसरी क्वांटिटी बढ़े, इंक्रीज हो, that is called inverse variation. A relation between two quantities such that increase in one quantity causes decrease in the other quantity, or decrease in one quantity causes an increase in other quantity, then this variation, then this relation, then this proportion is called inverse variation, inverse relation या inverse proportion. For example, food and men. अब फूड एंड मैन की एग्जांपल ऐसी है बेटा, फॉर एग्जांपल कि जैसे जैसे आदमियों की तादाद बढ़ेगी खाना कम होता जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक खाना है, लेट हम बात करते हैं कि एक बिरयानी है और वो 10 लोगों के लिए काफ़ी है। अगर वो लोग हम 10 के बजाय 15 कर दें तो बिरयानी जो खाना है वो ऑलरेडी क्या हो गया, ऑब्वियसली वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे लोगों की तादाद बढ़ेगी खाना जो है वो क्या होगा, कम पड़ता जाएगा। इसी तरीके से वॉल्यूम एंड प्रेशर है, इसकी भी एग्जांपल बेटा ऐसे ही है जैसे आपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा है केमिस्ट्री में 9th क्लास में, कि किसी भी चीज़ का, किसी भी गैस के ऊपर अगर हम प्रेशर इंक्रीज़ करें तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज़ करने से वॉल्यूम डिक्रीज़ हो जाता है, और प्रेशर डिक्रीज़ करने से उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। If x and y are two quantities, then the inverse variation between them is given by x is proportional to 1 over y और x is equal to k 1 over y. नेक्स्ट है बेटा थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शन, और ये थ्योरम ऑन प्रोपोर्शन जो है ये जब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम का एक्सरसाइज 3.4 आपको करवाई थी, उस वक्त बेटा आपको मैंने सारे थ्योरम नोट करवाए थे। अब ये आपके पास नोट्स में रिटर्न फॉर्म में है। पहला है इन्वर्टेंडो थ्योरम, नेक्स्ट है अल्टरनेंडो थ्योरम, फिर कंपोनेंडो थ्योरम, डिविडेंडो थ्योरम, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। ठीक है, ये 5 थ्योरम है बेटा, ये पाँचों के पाँचों थ्योरम आपके सामने हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको एक्सरसाइज 3.4 के टाइम पर एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ सारे। नेक्स्ट है बेटा जॉइंट वेरिएशन। अब ये देखें, जब हम ये एक्सरसाइज कर रहे थे 3.7 की थी हमने एक्सरसाइज, या इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, हमने एक्सरसाइज की 3.5। इसमें क्या था, इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्क्वायर एंड इन्वर्सली एज वी, यानी कि डायरेक्टली और इन्वर्सली दोनों चल रहे हैं। तो जब डायरेक्टली और इन्वर्सली दोनों चल रहे हो ना बेटा, तो इन्हें हम नाम देते हैं बेटा किसका, जॉइंट वेरिएशन का। A combination of direct and inverse variation of one or more than one variable forms joint variation. ठीक है, if a variable y varies directly as x and varies inversely as z, अब वो कहते हैं कि एक वेरिएबल है y जो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और z के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, देन y is proportional to x over z, और we can write it as y is equal to k x ओवर z, जो जिस तरीके से हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर इक्वालिटी और k कांस्टेंट यूज़ करते थे। और बेटा इस चैप्टर की अब लास्ट डेफिनेशन है k मेथड। इफ़ a रेशो b प्रोपोर्शन c रेशो d इज़ अ प्रोपोर्शन, देन पुटिंग ईच रेशो इक्वल टू k, a ओवर b इज इक्वल टू k, c ओवर d इज इक्वल टू k,
ये मेथड बेटा वही है जो हमने 3.6 में यूज़ किया था। ए ओवर बी भी के के इक्वल होगा, सी ओवर डी भी के के इक्वल होगा। इसके मुताबिक ए की वैल्यू क्या बन गई बी के, सी की वैल्यू क्या बन गई डी के। दिस मेथड इज़ नोन एज के मेथड। ये बेटा क्या कहलाता है, इसे हम कहते हैं के मेथड। अच्छा नेक्स्ट इसके बाद बेटा अब हैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, एमसीक्यूज़ हैं। आपने एक काम करना है, एक तो आप नोट्स एकेडमी से कलेक्ट कर लें और नेक्स्ट लेक्चर कल से पहले आप लोगों ने ये इसके एमसीक्यूज़ हैं, टोटल 17 एमसीक्यूज़ हैं। इन 17 एमसीक्यूज़ को पढ़ना है और आपकी जो समझ में आए वो आपने इसका आंसर मार्क करना है। ठीक हो गया। और जब मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करूँगा आपसे, तो फिर आपने ये देखना है कि जो आपने मार्क किए उनमें से कौन कौन से आपके दुरुस्त थे और कौन कौन से गलत थे। ठीक है बेटा, बशर्ते ज़िंदगी बेटा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी जिसमें एमसीक्यूज़ की बात करेंगे। आज के लिए मेरा बेटा इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।